Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss the statistics with current affairs. इसमें देखिए हम जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं ना, उसमें ये करते हैं कि जो करंट अफेयर्स, थोड़ा सा हम अपना वाइट बोर्ड लेते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, और उनका जो कॉन्टेक्स्ट होता है ले करके हम स्टैटिक्स पार्ट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत से जो बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट करती तो हैं, बट वो पीडीएफ फॉर्म में दे देते हैं, बट कोशिश नहीं करते हैं वो कि आपको मतलब इस तरह से मतलब आपके सामने परोसा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपके साथ, जैसे मान लीजिए पोटैटो होता है, ठीक है, फिर ब्रोकली ले, टमाटो, फिर उसके बाद आपके पास पोटैटो भी हो, ओनियन भी हो। अगर एक्सपर्ट है मतलब कुकिंग, जो आपका कुक है, जो आपके मतलब रूम पे आता खाना बनाने, अगर वो एक्सपर्ट है, समझ रहे हैं, तो वो उसी 3 आइटम से कम आपको 5 तरह की वेजिटेबल और 5 दिन बना करके खिला सकता है। मतलब क्या है, ये स्किल्ड होती है। अब ऐसा नहीं कि आप ला करके मशरूम पनीर डेली लाइए तभी जो कि टेस्टी खाना बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो बनाने वाला अच्छा है, एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, तो वो नो डाउट आपको कम वैरायटी में ही अच्छे जो है कि मल्टीपल जो है कि वैरायटी के फूड्स खिला सकता है, ठीक है। वही हाल इसमें होता है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई न्यूज है, तो वो कैसे आपके साथ स्टैटिक्स कनेक्ट करके आपको पढ़ा रहा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। लोग बस स्टैटिक्स पार्ट, लेकिन ये भी एक सत्य है, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि जितने भी लोग हैं मतलब पढ़ाने वाले आज के समय में, वो क्या करते हैं, जो उनको लगता है इजी टॉपिक है, तो वो क्या करते हैं, उसी को लेकर के अपना वीडियो या फिर कुछ इस तरह का बना करके छोड़ देते हैं, ठीक है। उनका क्या कि नंबर सा वीडियो व्यूज आ जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। बट जो कहते हैं ना क्वालिटी ऑफ द टीचिंग या स्टडी, वो आपको बहुत कम ही चैनल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग, हमारा बहुत कम लोग ही परोस पाते हैं आपको। बहुत ही जो मैच्योर कंपटीटर रहे होंगे अपनी लाइफ में, वो डायनेमिक तरीके से पढ़े होंगे और उनको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई उसको मतलब रिमूव करने की कोशिश किए, और उसमें एक इनोवेटिव तरीके से कहते हैं ना कि टीचिंग है आर्ट, ठीक है, विच नीड टू लर्न, ठीक है। आप टीचिंग कर रहे हैं ना, तो वो एक नहीं कि आप सीख लिए हो सब कुछ, तो आपको ये मतलब मेच्योर तरीके से आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीखने को मिलेगी। देखिए हम जो एक माइंड सेट होता है हमारा, ठीक है, माइंड सेट ये होता है कि हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक डायरेक्शन में से चला जाता है। अगर उसी में अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा कि नहीं और भी ऐसे क्या हो सकता है, अगर ये ऐसे करें तो एक डायनेमिक होता है। लेकिन ये चीज़ें तब निकल करके और अच्छे से आती है जब आप टीचिंग करने लगो, ठीक है। ये बड़ा बेस्ट तरीका होता है कि अब किसी को समझा करके, इसीलिए कहा जाता है ना कि सरस्वती मतलब जो एजुकेशन शिक्षा है, वो जितना आप डिस्ट्रीब्यूट या शेयर करोगे उतनी ही इंक्रीज होती हैं, ठीक है। आपको नए नए आइडियाज आएंगे, हो सकता है कि आपको ये आइडिया, देखिए हुआ क्या है कि जिसे लोग कहते हैं क्या कि भाई ऑनलाइन ज्वाइन करे कि ऑफलाइन ज्वाइन करे, ठीक है। मेरा मानना है कि ऑफलाइन की कोचिंग तो उसका ऑप्शन नहीं, अगर ऑप्शन होता तो लोग, अब देखिए कोविड के बाद जो कि फिर रिवाइव हो रही है ऑफलाइन, तो मतलब क्या है कि जब आप क्लास में आते हो ना, तो उसमें आप कम से कम 100-150 लोगों से मिलते हो। उस 100-150 लोगों का ओपिनियन डिफरेंट क्लास में निकल करके वॉइस आता है, और टीचर से आई टू आई कॉन्टेक्ट, मतलब ये है आपको वैराइटीज मिल जाती है। दूसरी चीज़ है, अगर टीचर वास्तव में एकदम मेच्योर रहा है अपने ज़माने का जो कि कंपटीटर, और अच्छे से स्टडी किया है तो वो आपको एकदम मेच्योर देगा। जैसे मिलिए मेरा क्या है, मैं अभी जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक ग्रुप होता है, फिर उसके बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, ठीक है, वर्डिक्ट आया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का पहले वर्डिक्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे कि वर्डिक्ट में क्या कहा गया है। जो जज थे, 5 जज थे, उनका ओपिनियन क्या क्या था। जैसे कि ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लीडर्स होते हैं, उलूल जुलूल अनाप शराब जो कि कमेंट कर देते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि देखिए आप बहुत ज़्यादा उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर का जो उनके ऊपर बहुत कम कंट्रोल होता है, ठीक है। तो हम इनमें दोनों
अब दोनों एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पे जब एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे वास्तव में रियलिटी चेक क्या है, तो हम ला करके फिर इतना स्टैटिक्स पार्ट से जो कि कनेक्ट करेंगे। जैसे 75 आर्टिकल और 164 आर्टिकल जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, हम इसमें देखेंगे क्या क्या मेंशन किया गया, कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनती है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप वास्तव में अगर पढ़ रहे हो तो आपका स्टडी बहुत डायनामिक होना चाहिए। मुझे पता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे कि अभी भी पूछता है कई बार, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बड़ा ही फेवरेट टॉपिक इसमें से पूछता है। 6 से 8 टॉपिक ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, आप उसको सिलेक्ट कर लो, उसी में से अगर 15 क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आपका 10 to 12 क्वेश्चन जो कि उसी में से आते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी होता है कि आप जो कि ऑलमोस्ट 7 से 8 जो कि टॉपिक होता है उसको कवर कर लीजिए, और उसमें से आपका कम से कम 11 से लेकर 13 क्वेश्चन जो कि कवर हो जाते हैं। वैसे ही आपका कि इसमें होता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट होता है, वैसे ही आपका साइंस एंड टेक में भी होता है, फिर वैसे ही आपको मॉडर्न या फिर इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है, वैसे ही आपको जो है कि इसमें क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में देखने को मिलता है। क्या है ज्योग्राफी में अब ट्रेंड चेंज हो गया है, पहले स्टैटिक्स पार्ट बहुत ज़्यादा पूछे बात, अब यह है स्टैटिक्स पार्ट को रिमूव करके वो जो है कि कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर से पूछे। आप कहेंगे कि ज्योग्राफी में क्या कॉन्टेम्प्रेरी करंट इशू आ गया, तो सर देखिए जैसे मैपिंग का है, मैपिंग तो वही पूछेगा ना जो न्यूज में रही है। आप क्वेश्चन अगर देखेंगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी आप इस चीज़ को पा सकते हो। ठीक है, तो वो किसी प्लेस। अब आएंगे दूसरा जो इसमें आप कहेंगे कि जो 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछा वो क्या मैपिंग है, नहीं। आप इसमें से मान लीजिए 5 क्वेश्चन जो कि 3 क्वेश्चन मैं मान लूँगी इस पे से है। फिर उसके बाद ये जैसे कि क्लाइमेट चेंज से लेकर के जैसे ज्योग्राफी, जैसे साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड, फ्लड, ये इससे रिलेटेड आ जाए। कुछ और जो कि स्टैटिक्स पार्ट को जो जोन लेते हैं, लैटिट्यूड होगा, लॉन्जिट्यूड हो गया, इसको तो मतलब ये है ना कि आप एक डायरेक्शन में रह करके स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप वास्तव में आप चाहते हो कि नहीं हमारा जो कि 360 डिग्री अगर सिलेबस कवर हो और मैं जब क्लास या फिर एग्जाम हॉल में जाऊं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में क्वेश्चन, भले देखिए होता क्या है, हमें ये पहले पता होना चाहिए कि इन्फॉर्म होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना क्या हमने रीड किया है पहले कि नहीं किया। अगर आप क्वेश्चन क्लास में हो एग्जाम हॉल में, आपको लगता है कि नहीं मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था बट कर नहीं पा रहा हूँ, तो समझिए आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है, बैड नहीं है। ठीक है, अगर फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि उसमें बैठे हो क्लास में एग्जाम हॉल में, आप पता चले कि क्वेश्चन जो आ रहा है ना वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि आपने कभी सुना ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। देखिए होता क्या, बहुत से मेरे फिर फ्रेंड्स थे अभी भी हैं, वो क्या कहते हैं यार क्वेश्चंस ऐसे आ गए ना कि मैंने कभी सुना ही नहीं है। बस रियलिटी ये है ही नहीं, ये है नहीं कि क्योंकि बस वो स्टैटिक्स बुक को ही पढ़ते हैं, वो भी स्टैटिक्स बुक रेफरेंस बुक होती है जो उसको पढ़ते रह जाते हैं और वो करंट अफेयर्स पर नहीं जाते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 100% में अगर कैलकुलेट किया जाए ना तो केवल 20% जो ऐसे लोग हैं कि न्यूज पेपर प्रॉपर फॉलो करते होंगे, नहीं तो 80% ऐसे लोग हैं कि वो आप बस ये करते होंगे कहीं से सोशल मीडिया से पढ़ लेंगे, किसी की मैगजीन लेकर के जो कि पढ़ लेंगे, या फिर जो एनुअली या बाई एनुअल आती है उसको लेके पढ़ लेंगे। तो ये सर सफिशिएंट नहीं है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि एक जो कि 18 से 20 पेज का जो कि आता है न्यूज़पेपर डेली, जो दो न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं वो डेली कम से कम 20 पेज न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो आप डेली अगर 20 पढ़ते हैं तो आप अगर 30 दिन का पकड़ ले तो 6 हो गया, फिर यहाँ 600 पेज पढ़ते हैं। ठीक है, उनको डिफरेंट वैरायटी ओपिनियन मिलता है। आप कैसे 100 पेज की एक जो है कि एक मंथली बुक पढ़ कर, अरे मंथली मैगजीन पढ़ करके आप कह सकते हो कि नहीं मैं बहुत बेस्ट कर लूँगा, राइट। तो ये मान लीजिए हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि हमारा जो क्लास होता है क्या होता है, कैसे होता है, हमारा ओपिनियन क्या होता है, हमें किस तरह से स्टडी करनी चाहिए। मैं एक दिन और वीडियो बनाऊँगा कि why should be revise in the study previous year question paper, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पॉजिटिव क्या है, कैसे जो है कि पॉजिटिव तो है ही, निगेटिव है ही नहीं इसका। ठीक है, और इसको क्यों जो है कि स्टडी करना चाहिए डेली, कम से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम को आसान और बनाने के लिए आप क्लियर कर सकते हो, राइट। सो बिना समय व्यर्थ किए हम
अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आई होप कि आप मेरा ओपिनियन समझ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आई कि कैसे करें तो स्टडी क्वेरी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस जो है कि आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। सो आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ना कुछ बेंच बैठी हुई थी। अभी देखिए जस्टिस BV नागराथना है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, ये जो 34 जज है उनमें से एक है। हुआ क्या कि बेंच बैठी थी 5, तो उनमें क्या है कि ये इनका एकदम अलग ओपिनियन रहा है, मतलब आप कह सकते हो 4x से इनका अलग रहा है, इनका 4 लोगों का अलग रहा है। इशू क्या है, इशू ये है, मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इशू ये है जो मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो MPs, मतलब MPs MLA में से ही निकल कर जाते हैं, MLA, इनके पास ना कुछ मतलब अलग तरह से पावर दी गई होती है, पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रिविलेज बोल सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे होता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो ये इशू चल रहा है, ये चल रहा है कि क्या इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन, अगर जैसे मान लीजिए कोई MP है, वो कुछ बोल रहा है कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को लेकर के, जेंडर बायस या कास्ट बायस या रिलीजियस को लेकर के, तो वो तो उसको दी गई है ना कि क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो अगर MP है तो उसको जो है कि 75 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 75 आर्टिकल के अंदर, अगर वो MLA है तो उसको 164 आर्टिकल के अंतर्गत वो बोल सकता है, उसके चाहे हाउस में हो, पार्लियामेंट में, या फिर हाउस में, या फिर आउट ऑफ हाउस हो, वो बोल सकता है। उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं। लोगों का कहना है कि इसको बंद करिए, इस पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन जो ये ग्रुप है ना कहता है कि हम इस पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगा सकते, इनके फ्रीडम्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक उनकी एक अलग तरह की आइडेंटिटी या पहचान हो सकती है। दूसरी चीज़ जो ये भी नागराजन मैम है, इनका कहना है कि ठीक है आप मत करिए, लेकिन जो वो करते हैं, अब यहाँ पे एक तो आ गया कि MP MLA, लेकिन उसमें अब ये इंडिविजुअल को भी इंक्लूड करो उसमें, कि अगर वो कुछ बोलते हैं किसी इंडिविजुअल व्यक्ति किसी इंडिविजुअल के मतलब आइडेंटिटी पे अगर कुछ बोलता है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब उसको पनिशमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कैसे होना चाहिए। क्या सपोज मान लीजिए कि ये MP या फिर MLA है, वो किसी वुमेन्स को लेकर के या फिर रिलीजियस पर्सनालिटी को लेकर के या फिर कास्ट को लेकर के कुछ बोल देता है, जैसे मान लीजिए इस्लाम को लेकर रिलीजियस बेसिस पे, मतलब उनका जो शेफ होती, मतलब जो दाढ़ी हेयर स्टाइल क्लॉथिंग होता है, तो वो तो पूरी कम्युनिटी हर्ट हो रही है ना। अगर कोई इंडिविजुअल भी नॉन लेजिस्लेचर अगर बोल देता है तो क्या होगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी ना। तो इनका ये कहना है कि इससे कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत जो मैम है, ये इनका कहना है कि जो कहते हैं ना, तो वो ये भी रिफ्लेक्ट होता है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे हो, तो इस पे जो है कि प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर हो, इनका होना चाहिए कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन। हालांकि मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस से मैं बात करूं तो होता तो है ही इनका, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम आगे अभी क्यों ये वाई होता है, क्यों होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमें जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय, इस चीज़ को आप भी अपना ओपिनियन, ठीक है, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि स्पेशली कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जो लेजिस्लेचर जो हमारे MP MLA विधायक सांसद हैं, क्या वो जो कुछ भी बोलते हैं तो क्या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो हाउस में हो या फिर आउट ऑफ या आउटसाइड हाउस हो, ठीक है। तो आप अपना देंगे तो अच्छा रहेगा कि एक बार हम सबका रिव्यू जान लेंगे। अब हम आते हैं अपना जो स्टैटिक्स पार्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं और ऐड कर लेता हूँ कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, एक सेकेंड, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर फंडामेंटल राइट की बात करें, स्पेशली फंडामेंटल राइट की,
ये जो सभी सिटीजन्स का है, ठीक है, हम कभी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है, ये हमारा आता है अंडर अंडर जो है कि राइट टू फ्रीडम पे, मतलब बोलना, कहना, बात करना, लिखना, पढ़ना, पहनना, खाना पीना सब। ये राइट टू फ्रीडम जो है फंडामेंटल राइट, ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक के आता है। ये 19 और इसके बीच में जो 21 पड़ता है, ये 20 हो जाएगा, 21, इनके बीच में बड़ा कंट्रोडिक्शनरी होती है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। अब ये जो MP MLA या फिर इंडिविजुअल कहते हैं ना, इनके बीच में बड़ा ही मतलब अलग तरीके रिलेशन बन जाता है। रिलेशन ये बन जाता है, इसमें जो है 6 तरीके का हमारा राइट टू फ्रीडम है, मतलब एक्सप्रेशन बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, लेकिन ये जो है ना डिफरेंट तरह की इंडिविजुअल डिग्निटी की बात करता है, डिग्निटी की बात करता है। ये कहता है कि आप चाहे जिस कंडीशन में हो, आप चाहे फाइनेंशियली या फिर कल्चरली, चाहे जिस वे में हो, आपका अपना जो है कि एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट होना है। कहते हैं ना भाई कि सब कुछ समझौता कर सकते हैं, बट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट से तो नहीं कर सकते ना। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक अमन नाम का लड़का है, बड़ा सीधा साधा लड़का है, ये अपना खाता पीता है और अपने काम से काम मतलब रखता है। एक दूसरा लड़का है, जैसे मान लीजिए कि रमन, बे नाम तो ठीक है, बट ये थोड़ा बदमाश टाइप का, किसी को आता कुछ भी कह देता है, ठीक है, ये कुछ बोल देता है लेकर के अब अपने कि भाई देखो दिन भर ये घर में ही घुसे होते हैं, इनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, सारी चीज़ें। तो ये तो अपनी जगह सही है, लेकिन ये भी तो सही होना चाहिए ना कि क्या ये जो टारगेट कर रहा था इसका कुछ नहीं है, इसका भी तो रिस्पेक्ट है। जैसे UPSC के लोग तैयारी करते हैं तो मैं बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जब आप तैयारी करते हो तो क्या कहते हैं लोग, देखो गए हैं कलेक्टर बनने। अगर जब आप आते हो घर पे, कोई वोकेशन या हॉलीडे वगैरह, होली या दीपावली पड़ता है, तो शर्मा जी बगल से कहते हैं कि का हो, क्या हाल है, ठीक है, तो आप कहते हैं हाँ ठीक है। उससे ज़्यादा जितना पूछते हो उतना बजाते हैं। फिर आप जैसे मुड़ते हैं तो कहते हैं देखिए 10 साल से ये जो है कि कलेक्टर यहीं करें, पता न कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, इनका नहीं क्लियर हुआ। वो तो अपना कर रहे हैं आप, लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं हर्ट होते हो, हाँ हर्ट होते। दूसरी बात, अगर हो गए तो शर्मा जी कहेंगे देखिए मैंने कहा था ना कि ये इसके अंदर IAS का है, मतलब क्वालिटी है, ठीक है। अगर नहीं हुए तो लोग फेलियर का जो है कि टैग लगाएंगे और चले जाएंगे। तो मतलब मेरा ये समझाना नहीं कि फेलियर क्या, ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में जो बात आती है, क्योंकि देखिए जब हमारी इमरजेंसी लगती है ना, नेशनल इमरजेंसी लगती है चाहे इंटरनल एक्सटर्नल बेसिस पे, तो हम जब एक्सटर्नल बेसिस पे लगता है तो इसको बंद मतलब ख़त्म कर देते हैं आर्टिकल 90। लेकिन जो इंटरनल बेसिस पे लगता है या एक्सटर्नल बेसिस पे ना, उस कंडीशन में जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 और 20 है ना, इसको कभी नहीं ख़त्म किया जाता है। इसको क्यों? क्योंकि ये डिग्निटी, भाई चलो नेशनल इमरजेंसी तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को रौंद दोगे आप उसको, ठीक है, लोग अपना खाना पीना जो है करेंगे। लेकिन ये भी चीज़ है जो 20 में कहता है, ये कहता है एक व्यक्ति को ना एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिश किया जाए। अब ऐसा नहीं कि नेशनल इमरजेंसी चल रही है, एक क्राइम हुआ है तो उसको 10 बार जो कि पनिशमेंट, ऐसा भी तो नहीं है ना। फिर 21 है, इसमें राइट टू क्लीन एयर की बात है। वैसा नहीं नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आप पूरे हवा में जहर घोल दे रहे हो, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्शनरी होता है। तो ये सही। और इसमें जो कि 6 तरह के हमारे जो कि फ्रीडम्स होते हैं, हम कभी अलग से इसको डिस्कस जरूर करेंगे। ये हमारा बेसिक चीज़ें आ गए। मतलब 21 है जो डिग्निटी की, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस की, और 19 है, 19 आपकी फ्रीडम की। लेकिन ये भी चीज़ें फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इसको समय समय पे जब ज़रूरत नीड होगी उसको बैन या रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। लेकिन ये दोनों आर्टिकल को किसी भी कंडीशन में नहीं किया जा सकता। 20 और 21 को आप, मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट्स करिएगा।
अब हम आते हैं अपना जो कि ये हमने पूरा मतलब डिस्कशन कर लिया। यहाँ पे भी देखिए ये एक सर हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनका कहना है कि स्टेट अंडर ड्यूटी फॉर्मेटिवली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पर्सन अंडर आर्टिकल 21 वेन एवर देयर इज अ थ्रेट ऑफ पर्सनल लिबर्टी इवन इन द नॉन स्टेट एक्टर। इनका कहना है स्टेट हैज ऑब्लिगेशन, ठीक है, टू इंटरवेन इन द एक्ट ऑफ प्राइवेट एक्टर एनी थ्रेट ऑफ द लाइफ और लिबर्टी इन अदर इंडिविजुअल। बात समझ गए आप कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई प्रॉपर तरीके से आप इस पे इनिशिएटिव लीजिए। तो मैंने जो बैकग्राउंड था वो सारी चीज़ें, और एक चीज़ यहाँ पे अगर ये वाली हेडिंग देखो आप जो ये नीचे लिखा है, ये स्टेटमेंट बाय ए मिनिस्टर कांट बी एट्रीब्यूट वेरी श्योरली टू द गवर्नमेंट राइट बाय इन्वॉकिंग द प्रिंसिपल ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर पीएम और सीएम डज नॉट हैव अ डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर ऑल मेंबर। ये भले कह रहे हैं, मैं इनकी बात से अग्री नहीं करता हूं, क्योंकि ये भी तो आप ही लोग बना रखे हो ना कि जो मिनिस्टर बनेगा, ठीक है, वो सजेशन पे ही तो बनेगा ना। किसके सजेशन पे? जब प्राइम मिनिस्टर या फिर जो चीफ मिनिस्टर है वो सजेस्ट करता है ना प्रेसिडेंट को कि नहीं आप इस व्यक्ति को, एक्स व्यक्ति को जो कि मिनिस्टर का ओथ दिल दिए, तभी तो बनता है ना। ऐसा तो है नहीं कहीं ना, मतलब प्रेसिडेंट अपने मन मुताबिक तो नहीं काम करता है ना। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो ये स्टेटमेंट? मैं भले जो मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ये मतलब मैं इनके जजमेंट से 100% सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर आप लॉजिकल सोचिए तो ये होता है कि नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये तो कहते हैं ना कि नहीं अगर प्रेसिडेंट अगर बिना सजेशन के कोई काम करता है प्राइम मिनिस्टर के, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं इनकी कोई ऑब्लिगेशन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन हो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लेकिन क्यों नहीं इनकी ड्यूटी बनती है चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की, जो कि उनको इस तरह का डायरेक्शन है। क्योंकि कहते हैं ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विंग एंड सिंक, मतलब तैरना और डूबना दोनों साथ में है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में यही कहा जाता है। दूसरी ये भी चीज है कि अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हैं ना, तो उनको प्राइम मिनिस्टर कह सकता है प्रेसिडेंट से कि नहीं आप इनको जो क्या हटाइए, और रेजिग्नेशन वो देंगे। रेजिग्नेशन किसको देता है? मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ जो स्टेट होते हैं उनको, या फिर जो दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। अब हमारा जो पॉइंट है, अब ये देखिए, अब यही तो ये एक आर्ट है स्टडी का कि आप कैसे चीजों को एनालिसिस करके आप स्टैटिक्स पार्ट से कनेक्ट कर सकते हो। कि यूपीएससी सीधे सीधे कहती है, यूपीएससी ऐसा है ना, आप डायमेंशन क्रिएट करिए। अब ऐसा नहीं कि ये कहीं धारा में बहते चले जा रहा हूँ, आप पूरा कवर करते चलिए कि ये एक इंसिडेंट होता है। जैसे मान लो स्टेट में अगर कोई अनरेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तब ऐसा तो नहीं है कि एक ही चीज़ होगा वहाँ पे, बस पब्लिक गैदरिंग होगी, बस जो कि वो भीड़ भाड़ होगी, यही तो नहीं होगा ना। वहाँ की जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब होगी, इन्वायरमेंट है वो भी डिस्टर्ब होगा, प्रॉपर्टी जो है वो भी लॉस होगी, वहाँ की लाइवलीहुड वो भी लॉस होगा, फिर उसके बाद आने वाले कल में भी तो दिक्कत होगी ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास एक प्रॉपर तरीके, प्रॉपर वे में, कलेक्टिव वे में जो कि आपके पास होना चाहिए इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट आपके पास कि नहीं क्वेश्चन को कैसे और कब कहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए। क्योंकि हर बॉल अलग अलग तरह की होती है, एक ओवर में 6 बॉल होती है, 6 तरीके से फेंकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि जो बैट्समैन है एक ही स्ट्राइक पे हर बॉल खेले, ठीक है। अगर ऑफ साइड की बॉल है तो ऑफ साइड में मारना, लेग साइड की तो लोग लेग में, और फुल टॉस या फिर यॉर्कर है तो उसके अकॉर्डिंग, बाउंसर है तो दूसरे तरीके से मारना चाहिए स्लाइस करके। तो यही चीज़ है कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन से लिखने चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ आप लोगों के साथ, तो बेस्ट हो जाएगा। अब एक सेकंड थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, इसको क्लीन कर लें, राइट, ओके। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहाँ से आती है ये हमें पता होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? जैसे मान लिया हम पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, ये 2 लोगों की होती, 3 लोगों की होती है, प्रेसिडेंट की होती है, लोकसभा की होती है और राज्यसभा की होती है। तो जो राज्यसभा लोकसभा के होते हैं मेंबर, इन्हीं में से, ठीक है, टोटल का 15%
जो है कि इसमें आते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई मेंबर नहीं हो, बाहर से भी किसी व्यक्ति को ला दो, लेकिन उसको 6 महीने के अंतर मेंबरशिप इसका या इसका लेना हो। कुल मिला के मतलब इसका मेंबरशिप होना चाहिए। इज इट क्लियर? उसके बाद जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ग्रुप बन जाता है, तो ये क्या करता है, इसका हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट में, और सीएम जो होता है स्टेट लेवल पे। अब ये क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर को एड एंड एडवाइज देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो एमपी एमएलए अरे प्राइम मिनिस्टर और सीएम बनता है, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसाइड करता है मेजॉरिटी पार्टी को। ठीक है। दूसरी ये चीज है कि जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर सीएम जो होते हैं, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर को कहते हैं कि आप मिस्टर एक्स को एज ए जितने लोग हैं इनको जो है कि मिनिस्टर का पोस्ट ओथ दीजिए, तो उनको देता है। इसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट का नहीं चॉइस होता, प्रेसिडेंट का। यही पे बात हमारी फंस रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि जब ये कहते हैं कि इनको अपॉइंट करो, तो इनको ये भी तो कह सकते हैं ना, भाई तुम जो कह रहे हो ये सही नहीं है, आपको काउंसिल मिनिस्टर से निकाल दिया जाएगा, तो वो थोड़ी तो बोलेंगे, राइट। तो ये चीज़ है, ये हमने बेसिक चीज़ें काउंसिल मिनिस्ट्री कैसे बनती है ये चीज़ हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, अब स्पेशली हम पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, और यही का एक मिलता जुलता रूप रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के। तो हम जो कि काउंसिल ऑफ सेंटर की बात करते हैं। देखिए, सिस्टम मॉडिफाइड द ब्रिटिश पैटर्न, ठीक है, ये हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इज अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द आवर पॉलिटिकल एक्टिव। ठीक है, जो कि रियल पावर जो है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो, जो कि रियल, नॉमिनल जो कि प्रेसिडेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, नॉट अ डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्लियामेंट्री इन द, ये पहला प्रिंसिपल डिटेल नहीं है, बट 2 आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ डील करते हैं, 75, 74। जो 74 है आर्टिकल, वो कहता है स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइल 75 ये कहता है डील क्या, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब यही देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तो प्राइम मिनिस्टर भी कर सकता है, ओथ, सैलरी अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल बोलता है, हम उसको देख लेते हैं। वो क्या करता है, एड एंड एडवाइज करता है, किसको, प्रेसिडेंट को करता है। और हेड, इसको हेड मतलब कौन होता है, ये हेड होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू एडवाइज प्रेसिडेंट ही फंक्शन, प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज, मगर प्रेसिडेंट में रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसीडर द एडवाइज एंड प्रेसिडेंट शैल अकॉर्डिंग टू एडवाइज। अब ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट होगा अकॉर्डिंग टू एडवाइज के हिसाब से काम करेगा, रिकमेंडेशन में। एडवाइज टेंडर बाय द मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायरी इन द कोर्ट। ठीक है, जो काउंसिल मिनिस्टर जो एडवाइस देते हैं उसको कोर्ट में जज नहीं किया जाएगा। अब 75 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, ओथ अफर्मेशन टू प्रेसिडेंट टू मिनिस्टर, पे कहता है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो होता है अपॉइंटेड बाय, फिर उसके जो मिनिस्टर होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइज, देखिए अब यहीं पे एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स जो हैं वो टोटल का 15% से ऊपर नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए 100 लोगों की ग्रुप है, उसका 15% या 15 लोग जो हैं कि हो सकते हैं मिनिस्टर, इससे ऊपर नहीं हो सकते हैं। और ये प्रोविजन लाया गया 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2003 में। ठीक है, और एक बड़ा जोर दिया गया था जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 में मोदी बने थे, तो इनका ये कहना था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, लेकिन बाद में वही चीज़ें हुई जो पहले गवर्नमेंट करती आई हैं। तीसरा है मेंबर इधर हाउस। देखिए मेंबर जो होते हैं किसी भी मेंबर का हाउस का मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं होते हैं तो भी मेंबर बन सकते हैं 6 महीने के अंदर। फिर उसका पॉलिटिकल पार्टी हुई डिस्क्वालीफाई द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन,
shall be disqualified the appointed minister. This provision is also added by. अब क्या कहता है, अगर जो हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, अगर उसके अंतर्गत कोई डिस्क्वालीफाई किया गया है ना तो मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये ऐड किया गया 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। इसके बाद है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट भी प्लेजर का मतलब प्राइम मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है एक लोकसभा के। और प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्ट्रेशन ओथ ऑफिस मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर, देखिए यहाँ पे नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इधर हाउस फॉर एनी पीरियड 6 मिनट कंसेक्यूटिव मंथ शैल बी सीज। अगर वो 6 महीने के अंदर नहीं बनता है तो ऑफिस को, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा समझाऊंगा अभी। सैलरी अलाउंस पार्लियामेंट डिसाइड, जैसे मान लीजिए कि एक मान लीजिए कि ये थे जो एग्जाम्पल पे जो इसमें अमित शाह हैं, ठीक है, शाह हैं जो जब ये 2019 का इलेक्शन हुआ था ना तो उसमें कहीं से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। कुल मिला के कि ये नहीं लोकसभा नहीं राज्यसभा के मेंबर थे, उसके बावजूद भी ये जो है कि मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर जो कि बन करके आए, उनको 6 महीने के अंदर ही जो कि राज्यसभा के शायद जो कि राज्यसभा के शायद मेंबर हैं मेंबरशिप वो ले लिए। यही केस अब पिछले 2-3 साल में जो कि उनके साथ हुई थी, क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि वो इनके अगेंस्ट में जो कि सुब्रतो अधिकारी जो लड़े हुए थे उनको हरा दिए, लेकिन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ही बनी। फिर उसके बाद वो 6 महीने के अंदर ही जो कि इलेक्शन लड़ी, फिर जीती, फिर जो कि परमानेंट हो गई। तो ये बेसिक चीज़ हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल 77 आर्टिकल वो क्या कहता है, बिजनेस एंड द गवर्नमेंट ऑल एग्जीक्यूटिव। अभी थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है बट डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी ना तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं कि हम इतना एक ही बार में कैसे डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड में चलूँगा तो हम इसको कवर कर लेंगे। इधर क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 77 क्या है जो आर्टिकल, वो कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा, ठीक है। ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट द एग्जीक्यूटिव नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के नेम, क्योंकि वो जो कि हेड ऑफ स्टेट होता है। प्रेसिडेंट शैल बी अ रूल टू मूव रूल फॉर द मूव कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। अब ये प्रेसिडेंट का लॉ बना सकता है कैसे बिजनेस करना है क्या नहीं करना। फिर उसके बाद ड्यूटी 78 जो कॉन्स्टिट्यूशन 78 हमारा जो आर्टिकल है उसमें प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी पे क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करेगा प्राइम मिनिस्टर जो है कि प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करेगा जो भी डिसीजन लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फर्निशिंग सच इन्फॉर्मेशन प्रपोजल द प्रेसिडेंट, जब में कॉल करेगा प्रेसिडेंट तो उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। फिर उसका प्रेसिडेंट अगर रिक्वायर तो सबमिट कंजेक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जितना भी मैटर है वो जो है कि कहते हैं। 88 जो हमारा आर्टिकल है, राइट टू मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिल रिस्पेक्ट द हाउस, ये तो मिनिस्टर द राइट टू स्पीक द पार्ट ऑफ द ज्वाइंट सेटिंग, ये सारी चीज़ें किया गया। फिर इसके बाद है नेचर ऑफ एडवाइज ऑफ मिनिस्टर, मतलब ये है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो एडवाइज जो हेड बाय प्रेसिडेंट को करते हैं उनका क्या है। यह 44 कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना वो इंदिरा जी के समय में 44 जो कि जब जनता गवर्नमेंट बनी तब आई। तो इनमें थोड़ा सा ये था ना कि 42 अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहता प्रेसिडेंट के पास जो भी एडवाइस दिया ना उसको मैंडेटरी उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो इसमें ये थोड़ा सा लिबरल कर दिया, एक बार तो वो लौटा सकता है, बस उसके बाद अगर दूसरी बार भेजा जाता ना तो मैंडेटरी हो जाता है, वो उसको जो कि अपना निर्णय देनी ही पड़ती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, तो वो आगे हमने पहले ही डिस्कस। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, अब सभी को पता अपॉइंट प्रेसिडेंट जो है कि अपॉइंट करता मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। फिर उसके बाद जो मिनिस्टर तो अपॉइंट होते हैं कब, एडवाइस जब देता प्राइम मिनिस्टर तब होता है। फिर उसके बाद ये समझिए कि सारी चीज़ें हैं हमने डिस्कस कर चुका है, फिर जो कि ये रिवीजन आ रहा है। फिर उसका सैलरी वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पे यही जो कि हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड डिस्कस कर लिए, अब यही जो कि हमारा निकल करके आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखिए। 75 कलेक्टिवली क्लियरली स्टेटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के। दिस मीन दैट ऑल मिनिस्टर द ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोकसभा राज्यसभा के होती है। उसके बाद
individual responsibility the principle of individual responsibility also contain the minister hold the office during the pleasure of the president, which means the president can remove a minister whenever he think that he not follow the provision of the council of minister enjoy the confidence जब तक होता है, मगर प्रेसिडेंट रिमूव मिनिस्टर ओनली। देखिए अब यहाँ पे ये वाली लाइन देखिएगा, ये खटक रही है मेरे दिमाग में। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रिमूव ये मिनिस्टर ओनली, देखिए यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली ऑन एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन ओपिनियन डिससेटिस्फैक्शन द परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कैन हिंट रेजिग्नेशन द एडवाइज टू प्रेसिडेंट। ठीक है, जब मतलब प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के बीच में जैसे मान लीजिए कि ये होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर हैं और इनके बीच में कोई तालमेल नहीं तो प्राइम मिनिस्टर करेगा, ऐसा है ना प्रेसिडेंट से। अब इनको हटाइए पहले यहाँ से अमित शाह को सॉरी, सर्दी का मौसम है दिल्ली में। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव देनी, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये भी देखिए थोड़ा सा ये निकल करके आता है, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्रिटिश एवरी ऑर्डर द किंग ऑफ फॉर मेन एनी पब्लिक एक्ट इज ए कॉन्ट्रा साइन बाय द मिनिस्टर इफ द ऑर्डर। ये तो मान लिया थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिया है, तो ये चीज़ हमने देखा। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है ना 3 तरह की होती है। हाँ, हम इसको नहीं डिस्कस करते, 3 तरह की होती है। एक 3 कैटेगरी की मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है और डिप्टी मिनिस्टर होता है। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होते हैं ना, ये सबसे हाई पावर्ड जो कि होती है, ये कुछ लोगों की लिमिटेड होती है, 8 से 10 लोगों का होता है ये। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है, तो ये इनका ग्रुप होता है। बाकी अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से होते हैं। आई होप कि आप इसको समझ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस कैबिनेट को लेकर के है, ये तो थोड़ा सा मान लीजिए अलग तरीके का हम डिस्कस कर लेते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये क्या है ना, ये काफ़ी वाइडर जो है कि आपको कह सकते हो कि जो टोटल 450-500 मेंबर हैं उनका 1/, जो कि 15% जो कि ऑलमोस्ट आएंगे, लेकिन ये 5 से 15-20 लोग होते हैं। फिर उसके बाद 3 कैटेगरी में होती है, ये मिनिस्टर ओनली कैबिनेट मिनिस्टर में होती है। ये डज नॉट मीन द बॉडी, लेकिन ये प्रॉपरली मिलती है डिसीजन मेकिंग, जो चीज़ एडवाइजर वगैरह की जाती हैं इस चीज़ को लेकर के, राइट। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंसेस था और आई होप कि आप इसको जो कि अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हम इसका एक जो है कि MCQs भी बना करके आपके साथ डालेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम करके डालते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।